आप सभी को नमस्कार। जैसा कि 31 दिसंबर को मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है वर्ष 2025 के लिए, तो एमपीपीएससी 2025 के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ, जिसमें सब कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको जानना जरूरी है अगर आप एग्जाम दे रहे हैं या देने का विचार कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली जो जानकारी है वो ये है कि आपको परीक्षा तिथि पता होनी चाहिए। तो प्रारंभिक परीक्षा की तिथि यहाँ पर स्पष्ट दी गई है कि प्रारंभिक परीक्षा आपकी 16 फरवरी, कब? 16 फरवरी 2025 को आपकी होने वाली है। ठीक है, तो आपके पास आज से लगभग देखा जाए तो 40 दिन है। अगर आपने कुछ तैयारी नहीं भी की है या जिन लोगों ने पहले से कर रखी है, दोनों के लिए ही देखा जाए तो यहाँ पर सिर्फ 40 दिन आपको मिलते हैं। अब यहाँ पर जो प्रारंभिक परीक्षा होगी आपकी, पहला प्रश्न पत्र यानी एक दिन में आपको 2 प्रश्न पत्र मिलेंगे, जिसमें से जो पहला प्रश्न पत्र है वो आपका सामान्य अध्ययन का होगा। समय होगा आपका सुबह 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक, यानी 2 घंटे का आपको समय मिलेगा एक पाली का पेपर करने के लिए। ऐसे ही आपके दूसरा पाली का पेपर होगा, दूसरा प्रश्न पत्र उसी दिन होगा, जिसको सामान्य अभिरुचि परीक्षण या सीसेट के नाम से हम लोग जानते हैं। अब यहाँ पर ये वाला जो पेपर है आपका सेकंड पाली का, वो होता है 2:15 से 4:15 तक। ठीक है, तो ये आपके पास किसकी जानकारी हो गई? प्रारंभिक परीक्षा की, कि 16 फरवरी को एग्जाम है, आपको 2 पालियों में एग्जाम देना है। पहला प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन 10 से 12 बजे तक, दूसरा प्रश्न पत्र सीसेट का 2:15 से 4:15 तक। ठीक है, ये एक जानकारी। दूसरी चीज ये कि अब इसकी जो ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो तिथि है वो भी स्टार्ट हो चुकी है 3 फरवरी से। कब? 3 फरवरी से आपके फॉर्म भराए जा रहे हैं। कब तक? 3 जनवरी से, इसको कट करना, 3 जनवरी से। कब से? 3 जनवरी से 17 जनवरी तक आपको क्या करना है? फॉर्म फिल करना है। 17 जनवरी को दोपहर 12 बजे तक, यहाँ ध्यान रखना कई लोग कंफ्यूज होते हैं, दोपहर 12 बजे तक का ही समय मिलेगा 17 तारीख को, ना कि रात के 12 बजे तक। ठीक है, तो 17 तारीख को दोपहर 12 बजे तक आप अपने फॉर्म को जरूर भर ले। फॉर्म भरने की तिथि शुरू हो चुकी है, 3 जनवरी से फॉर्म भराए जा रहे हैं और 17 जनवरी के बीच में आप ये फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आगे कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं, जिसमें फॉर्म भरने के अंतर्गत कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं। अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 2025 में पद कितने आए हैं? तो पदों की संख्या अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पर टोटल पद आपको मिल जाते हैं 158। कुल कितने पदों पर वैकेंसी जारी की गई है? तो कुल 158 पदों पर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 158 2025 एमपीपीएससी ने 2025 में 158 पदों पर अपना क्या किया है? नोटिफिकेशन जारी किया है। ठीक है, अलग अलग विभागों के अलग अलग पद इसमें आपको दिए गए हैं, और जैसे कि अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, इन सबके पद अलग है, इनके आरक्षण के अनुसार इनको इनके पद दिए गए हैं। अब कुछ और महत्वपूर्ण बात, पद हो गई, आपकी प्रारंभिक परीक्षा की तिथि हो गई, और कुछ जरूरी चीजें जो कि मध्य प्रदेश के मूल निवासी के लिए भी जानना जरूरी है और अदर स्टेट के जो अभ्यर्थी है उनके लिए भी जानना जरूरी है। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखोगे, है ना, यहां पर अगर आप देखोगे आयु की गणना, आप समझिएगा आयु की गणना कब से की जा रही है? 1 जनवरी 2025 से। ठीक है, आयु की गणना 1 जनवरी 2025 से जारी की जा रही है, और आयु की गणना के लिए जन्म तिथि मान्य होगी कौन सी? जो 10th के आपके अंक सूची में निर्दिष्ट होगी। ठीक है, जिसमें आपका नाम, आपके पिता का नाम आदि ये सारी चीजें लिखी हुई होगी। ठीक है, तो ये एक जानकारी है। दूसरी चीज ये शुल्क संबंधी निर्देश, तो शुल्क जैसे आप ऑनलाइन कैफे में जाते हैं वहां पर आप पेड करते हैं, वैसे जनरल के लिए 500 और अदर कैटेगरी के लिए 250 ऐसे समथिंग शुल्क रहता है इसका। ठीक है, इसके बाद त्रुटि सुधार आपको 19 जनवरी तक यानी 17 तारीख तक आपका लास्ट डेट है। उसके बाद 17 तारीख को आपका लास्ट डेट है, लेकिन अगर आपसे कोई गलती हो जाती है फॉर्म को फिल करते समय, तो उसमें आप त्रुटि सुधार कब तक कर सकते हो? चूंकि 3 तारीख से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं,
17 तारीख तक चलेंगे। तो उसके बाद जब भी आप फॉर्म भर रहे हैं उसके बाद अगर कोई त्रुटि हो गई तो 8 जनवरी दिनांक 8 जनवरी 2025 से 19 जनवरी 2025 तक आप इसमें त्रुटि सुधार का कार्य कर सकते हैं। त्रुटि सुधार का कार्य की दिनांक कितनी है? 8 जनवरी 2025 से 19 जनवरी 2025 तक ऑनलाइन, जिसके लिए आपको अतिरिक्त शुल्क देना होगा 50 रुपए का, जितना आपने शुरू में दिया उससे अतिरिक्त। ठीक है, इसलिए आप ध्यान से फॉर्म को भरा करें। कभी भी जाएं, कहीं का भी फॉर्म भरने जाएं तो हमेशा ध्यान से फॉर्म फिल करना चाहिए। ठीक है, अब बात आती है शैक्षणिक अर्हता की। तो शैक्षणिक अर्हता यानी कि पात्रता क्या क्या दी गई है, तो यहाँ पर आप देखेंगे राज्य सेवा परीक्षा 2025 हेतु सभी स्नातक उत्तीर्ण अथवा स्नातक के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत अभ्यर्थी पात्र है। कहने का अर्थ यह है कि जिसने स्नातक कर ली है, कहीं से भी किसी भी जो मान्य विश्वविद्यालय है उनसे स्नातक करना जरूरी है। दूसरा चीज ये है कि जो स्नातक कर रहा है बच्चा और वो लास्ट ईयर में है, अपने ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में है ना, तो वो भी क्या कर सकता है यहाँ पर एग्जाम दे सकता है। नोट करके यहाँ कुछ बात की गई है क्या कि शैक्षणिक अर्हता मुख्य परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि को पूर्ण होनी चाहिए, ये आवश्यक है। शेष अन्य अर्हताएं बाकी वैसी ही रहे, जैसे कि मूल स्थानीय निवासी, आयु, जाति, दिव्यांगता, भूतपूर्व सैनिक, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS, ठीक है, आदि में प्रारंभिक परीक्षा हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि तक ये सारी चीजें जारी की हुई होनी चाहिए। अगर उस समय जैसे आपसे पूछा जाता है फॉर्म जब आप फिल करते हैं कि आप यहाँ के मूल निवासी है या नहीं, तो आपने नहीं लिखा तो आपके लिए कुछ दूसरे बॉक्स खुलते हैं। अगर आपने हाँ लिखा है और बाद में आपका मूल निवासी देखा जाएगा, मान लो आप मेंस क्वालिफाई कर गए, इंटरव्यू क्वालिफाई कर गए, और जब वहां पे आपका मूल निवासी देखा जाएगा तो प्रारंभिक परीक्षा की तिथि मिलाई जाएगी और उसमें देखा जाएगा कि उस अंतिम तिथि के पहले आपके पास मूल निवासी था या नहीं। ये बात इस चीज को स्पष्ट कर रही है। ठीक है, इसके बाद रही बात रोजगार पंजीयन की, तो जैसे अदर स्टेट के छात्रों को शुरुआत में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के एग्जाम फॉर्म फिल करने में थोड़ी सी दिक्कत होती थी, क्योंकि रोजगार पंजीयन का जो पंजीयन क्रमांक था उसका रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ था कि ये सभी को डालना जरूरी है, चाहे मध्य प्रदेश का छात्र हो या बाहर का छात्र हो। लेकिन अब यहाँ पर थोड़ी सी सुविधा कर दी गई है, क्योंकि कई लोगों ने कोर्ट में अपील की। क्या है यहाँ पर, माननीय उच्च न्यायालय मुख्य पीठ जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक ये दिया गया है, इसमें पारित अंतिम आदेश दिनांक 8/3/2022 के अनुपालन में अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थियों को रोजगार कार्यालय में पंजीयन से मुक्त रखा गया है। तो अभी भी अदर स्टेट के विद्यार्थी अगर ये सोचते कि पंजीयन जरूरी है, तो अब आपके लिए पंजीयन जरूरी नहीं है। आप जा करके आप बता सकते हैं, मतलब वहां पे तो आपके सामने ऑप्शन रहेगा कि आप राज्य के मूल निवासी है या नहीं। आप नहीं लिखेंगे तो आपके सामने अदर जो बॉक्सेस है वो खुल जाएंगे, उसमें आप अपनी जानकारी फीड करिएगा। लेकिन अब आपके लिए रोजगार कार्यालय में पंजीयन आवश्यक नहीं है, आप निश्चिंत होकर के फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही मध्य प्रदेश के मूल निवासियों का जीवित रोजगार पंजीयन, मतलब जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी है जैसे कि मैं, तो मेरा जीवित रोजगार पंजीयन होना चाहिए और ये आवेदन करते समय देना जरूरी नहीं होगा। मान लो मेरा पंजीयन मैंने रिन्यूअल नहीं कराया, ठीक है, 3-3 साल में रिन्यूअल होता है, मेरा रिन्यूअल नहीं हो पाया और मेरे पास पंजीयन नहीं है, और ऐसी व्यवस्था है कि मैं पंजीयन उस समय नहीं करा पा रही हूँ, किसी और चीज का वेट कर रही हूँ कि कोई मेरा और रिजल्ट आ जाए और मैं उसमें फिर हायर जो अपना एजुकेशन है उसको डाल करके मैं पंजीयन कराऊं, तो मैं अभी फॉर्म भरते समय नहीं कराना चाहती हूं, मैं कुछ दिन रुक के 1 महीने बाद 2 महीने बाद कराना चाहती हूं, तो ऐसा भी आप कर सकते हो। तो यानी कि जो मध्य प्रदेश का मूल निवासी है, अगर उससे पूछा जा रहा है कि आपका पंजीयन हुआ है या नहीं, तो अगर उस समय आपके पास पंजीयन है, रिन्यूअल कैटेगरी में है, जीवित है, तो आप डलवा दीजिएगा। लेकिन अगर नहीं है तो आप नहीं बोल सकते हो और बाद में पंजीयन करा सकते हो, क्योंकि बाद में साक्षात्कार के समय आपसे पंजीयन की डिमांड की जाएगी, तो उस समय आपके पास जीवित पंजीयन होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर यही बात इन्होंने कही है। ठीक है, अब यहाँ पर
ये देखो, कार्यालय का बाद में दस्तावेज, जब कार्यालय में वांछित दस्तावेज भिजवाने की अंतिम तिथि तक आपके पास रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र अनिवार्यतः आपको प्रस्तुत करना होगा। और मध्य प्रदेश शासन में जो सेवारत है उनके लिए फिर यहाँ पर अलग अलग और व्यवस्थाएं दी गई है। ठीक है, इसके बाद परीक्षा केंद्र, जनरली तो आप जिस जिले के हो, जिस डिस्ट्रिक्ट के हो, वहीं पर आपको मिलता है, चाहे लड़के हो या लड़की। लेकिन अदर स्टेट वालों के लिए ऑप्शंस रहते हैं शहरों के, ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, है ना, जिसको जहां सुविधा होती है वो अपने अनुसार केंद्र डिसाइड कर लेता है। ठीक है, नियम जो है परीक्षा के वो 2015 के उक्त परीक्षा राज्य सेवा परीक्षा नियम 2015 के अनुसार यथा संशोधित किए जाएंगे, इन्हीं के अनुसार आयोजित की जाएगी। यहाँ पर अभी वर्तमान में एक चेंजेस ये किया गया है कि अगर कोई सरकार की तरफ से कोई आदेश आता है, जैसे कि अभी यहाँ पर एमपीपीएससी में या यहाँ के सभी जितने भी शैक्षिक डिपार्टमेंट है, रोजगार डिपार्टमेंट है, वहां पर 87-13% का फॉर्मूला चल रहा है ओबीसी और जनरल के संदर्भ में। ठीक है, अन्य पिछड़ा वर्ग और जनरल के संदर्भ में अगर ये मामला अभी कोर्ट में है तो कोर्ट से अगर निपट जाता है तो इसमें नोटिफिकेशन में बदलाव किए जा सकते हैं। यहां पर स्पष्ट उन्होंने, आयोग ने इस बार ये चेंजेस किए हैं कि अगर कोई नियम बीच में बदल रहे हैं, जैसे बोला जाता है ना कि खेल के बीच में नियम नहीं बदले जा सकते, तो यहां पर उन्होंने नोटिफिकेशन में डालकर ही दे दिया है। अगर सरकार का कोई आदेश आ रहा है, कुछ आ रहा है, कोई ऐसी चीज है जिससे नोटिफिकेशन पर प्रभाव पड़ेगा, परीक्षा पर प्रभाव पड़ेगा, तो उसमें बदलाव किया जा सकता है। उसको लेकर कोई भी अभ्यर्थी कोर्ट नहीं जा सकता। साथ ही अगर न्यायालय का ये 87-13 का मामला सुलझ गया कि 13 ओबीसी को 27% आरक्षण मिल रहा है या नहीं मिल रहा, उस हिसाब से जो इसमें बदलाव है 87-13 फॉर्मूला वो चेंज हो जाएगा और जो सामान्य स्थिति में कराया जाता था एग्जाम वैसे ही कराया जाएगा। तो उस तरीके से अगर बीच में ये कोई बदलाव हो रहे हैं इस परीक्षा के संपूर्ण होते तक, 2025 के संपूर्ण होते तक, तो यहाँ पर ये सारे बदलाव किए जा सकते हैं। इसको लेकर के कोई भी बच्चा कोर्ट नहीं जा सकता, ये इन्होंने स्पष्ट कर दिया है। यहाँ पर एक चीज इन्होंने और स्पष्ट की है, वो ये स्पष्ट की है कि पहले एमपीपीएससी में क्या होता था कि देखो मैं ही बता देती हूँ, पहले एमपीपीएससी में होता ये था कि आपका जो प्रारंभिक परीक्षा है, प्रारंभिक परीक्षा का कट ऑफ आपको जारी कर दिया जाता था प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट के साथ ही। ठीक है, अब यहाँ पर ये और बदलाव हो गया है कि प्रारंभिक परीक्षा का कट ऑफ आपको जारी नहीं किया जाएगा जब आपकी 2025 की वैकेंसी फाइनल हो जाएगी। जैसे कि यूपीपीसीएस, यूपीएससी अब पूरा फाइनल वैकेंसी पर हर प्रकार का रिजल्ट देते, चाहे प्रीलिम्स के कट ऑफ की बात हो, चाहे प्रीलिम्स के स्कोर कार्ड की बात हो और चाहे मेंस की हो, जितना भी जो फुलफिल फाइनल है वो चीज वैकेंसी क्लियर होने के बाद, यानी कि वैकेंसी का पूर्ण रिजल्ट आ जाने के बाद आपको आपकी प्रारंभिक परीक्षा की कट ऑफ पता चलेगी, आपको आपके एग्जाम का जो प्रारंभिक परीक्षा का स्कोर कार्ड और आपके मेंस का स्कोर कार्ड, ये सब आपको अब परीक्षा पूरी संपूर्ण होने के बाद ही पता चलेगा। एमपी में पहले ऐसे नहीं था, अभी तक 2024 तक हमको जो प्रारंभिक परीक्षा के कट ऑफ है वो हमको प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट के साथ ही पता चल जाते थे, लेकिन अब ये पता नहीं चलेंगे, ये परीक्षा पूर्ण हो जाने के बाद, संपूर्ण वैकेंसी क्लियर हो जाने के बाद, रिजल्ट आ जाने के बाद ही अभी आपको पता चलेंगे। ठीक है, तो ये एक चेंजेस यहाँ पर हुआ है। तो महत्वपूर्ण जानकारी इतनी ही थी। बिल्कुल, अब यहाँ पर कई सवाल आपके मन में आते हैं। सवाल क्या कि अदर स्टेट का छात्र एग्जाम दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है। आप बकायदा जाइएगा, फॉर्म फिल हो रहे हैं, वहां पर जाइएगा कैफे में और एमपीपीएससी की साइट पर जाकर के आप अपना आवेदन दे सकते हैं। ठीक है, परीक्षा सेंटर आप अपनी सुविधा के अनुसार चयन कर लीजिएगा। रोजगार पंजीयन जैसी कोई समस्या है नहीं, तो फिर आपको और कोई समस्या नहीं होगी। तो नोटिफिकेशन की ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जिसमें हमने क्या क्या देखा कि एग्जाम कब है आपका प्री का, तो ये 16 फरवरी को आपको एग्जाम देना है प्री का। फॉर्म कब से कब तक भर रहे हैं, तो 3 जनवरी से लेकर के आपके 17 जनवरी तक आपके फॉर्म भरे जा रहे हैं। और उसके बाद त्रुटि सुधार आप कब से शुरू
हो रहा है तो 8 जनवरी से लेकर के 19 जनवरी तक क्या किया जा सकता है। अगर आपसे कोई गलती हो रही है तो आप त्रुटि सुधार कर सकते हैं। पद आपको कितने आए हैं, तो पद आपको आए हैं 158। भविष्य में बढ़ने की संभावना है, बढ़ेंगे भी तो ज्यादा से ज्यादा 50-60 बढ़ सकते हैं, यानी कि 200-210 समथिंग ऐसे वैकेंसी फाइनल तक जा सकती है, बस इतनी ही संभावना है। ठीक है, बाकी फॉर्म क्या कैसे है, आपको क्या क्या वहां जो डॉक्यूमेंट है वहां से आपसे सारी जानकारी मांगी जाएगी। अपना 10th का वहां पर पूरा ब्यौरा दे, ग्रेजुएशन का आप पूरा ब्यौरा देंगे। वैसे भी आपने जैसे यूपीपीसीएस के आप एग्जाम फॉर्म भरते हैं, हालांकि अब तो वहां पर पहले से OTR वाला जो फॉर्मूला आ गया है, अब OTR आप डाल देंगे तो आपका फॉर्म अपने आप फिल हो जाएगा, वो चीजें हैं अब। लेकिन यहाँ पर अभी वैसा नहीं है MP में, तो वहां पर आप अपना सारा चीजें लेकर के जाए और उस तरीके से आप अच्छे से अपना फॉर्म भर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीजें हो गई। अब बात आती है कि सिलेबस कैसा है, सिलेबस को हम कैसे कंप्लीट करेंगे। तो अगर हम सिलेबस को देखें एक सेकंड, है ना, अगर हम यहाँ के सिलेबस को देखेंगे, आप थोड़ा लोड हो जाए फिर उसके बाद, तो यहाँ का जो सिलेबस है उसको 10 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। मतलब मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 2024 से अपने सिलेबस को चेंज किया। वैसे भी पहले भी 10 भागों में बटा हुआ था, लेकिन कुछ परिवर्तनों के साथ पुनः 2024 में नया सिलेबस आया है और उसको पुनः 10 भागों में बांटा गया है, जिसमें आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, है ना, 3, वैसे तो पूरी परीक्षा की बात की जाए तो 3 स्तर पर ये आपकी परीक्षा होती है। जैसे सब राज्यों के लोक सेवा आयोगों की होती है, वैसे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की भी 3 स्तर पर परीक्षा होती है। एक होगी आपकी प्रारंभिक परीक्षा जो वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, OMR शीट पर होती है। राज्य सेवा मुख्य परीक्षा जो लिखित होती है, वर्णनात्मक होती है। और एक होता है आपका साक्षात्कार। अच्छा, एक चीज याद रखना, प्रीलिम्स में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में प्रीलिम्स में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ना CSET में है ना ही GS में है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना कि प्रारंभिक परीक्षा में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की है। प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन 2 घंटे 200 अंकों का, यानी कि एक प्रश्न के लिए आपको कितने अंक मिलते हैं, 2 अंक मिलते हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न पत्र CSET का 2 घंटे का 200 अंक का, एक प्रश्न के लिए 2, कुल 100 क्वेश्चन आएंगे, है ना, कितने आते हैं, कुल 100 प्रश्न आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये हो गया ABCD फॉर्म में जैसा रहता है बिल्कुल वैसा ही है। बाकी सारी चीजें अदर राज्य जैसी ही है, कुछ ऐसा अलग नहीं है। प्रीलिम्स में बस नेगेटिव मार्किंग और क्वेश्चन की संख्या में अंतर है। तो पहले हम लोग सिलेबस देख लेते। देखो, ये है प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस जो कि 10 सेक्शन में बटा हुआ है। इसका पहला सेक्शन आपका कहलाता है भारतीय इतिहास का। ठीक है, पहला सेक्शन किसका है, हमारा भारत के इतिहास का, जिसमें पहली बात में क्या है, संकल्पना एवं विचार, है ना। पहला हेडिंग क्या है, संकल्पना एवं विचार, जिसमें प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतवर्ष, वेद, उपनिषद, अरण्य, ब्राह्मण ग्रंथ, षड्दर्शन, स्मृति, ऋत सभा समिति, गणतंत्र, वर्णाश्रम, पुरुषार्थ, ऋण संस्कार, पंचमहायज्ञ, कर्म का सिद्धांत, बोधिसत्व, तीर्थंकर, ये सारी चीजें। और यहां से यहां तक पूरा भारत का इतिहास है। मॉडर्न हिस्ट्री में कुछ स्पेशल चीजें दी गई है। एक तो कला संस्कृति पूरा आएगा, 19वीं 20वीं के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, स्वतंत्रता संघर्ष और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, और स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण और पुनर्गठन। ठीक है, तो ये पहला जो आपका पहली जो यूनिट है, इस पहली, और यहाँ पे पहले सब यूनिट के 10 डिवाइड कर दिए गए हैं। जनरली देखा जाए तो क्वेश्चन का पैटर्न ऐसा आ रहा है कि जो ये 10 यूनिट है, इन 10 यूनिट में से हर यूनिट से 10-10 क्वेश्चन का पैटर्न बना हुआ है, सेट बना हुआ है। ठीक है, तो 10-10 क्वेश्चन, यानी कोई यूनिट आप छोड़ नहीं सकते। हर यूनिट में कम से कम आपको इसमें से कम 8 यूनिट तो आपकी ऐसी होनी चाहिए कि जिससे आपसे एक आधी क्वेश्चन गलत होने की संभावना हो, ना अदरवाइज ना हो। ठीक है, कट ऑफ हाई जा रही है आजकल, 80 से
ऊपर ही जा रही है यहाँ की कट ऑफ, ठीक है, तो याद रखना। अगला है मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य। इसमें पूरा मध्य प्रदेश का इतिहास, मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटना, महत्वपूर्ण राजवंश, स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान, मध्य प्रदेश की कला और स्थापत्य, यहाँ की जनजाति, उनकी बोलियां, त्योहार, लोक संगीत, लोक कला, लोक साहित्य, प्रमुख साहित्यकार और उनकी कृतियां, धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक, पर्यटन स्थल, विश्व धरोहर स्थल और प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा मध्य प्रदेश का इतिहास, इस यूनिट से आपको 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे तो अगली है आपका भारत का भूगोल। विश्व के भूगोल को गायब कर दिया गया है 2024 से। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के सिलेबस से विश्व भूगोल गायब है, सिर्फ भारत भूगोल ही आपको पढ़ना है। तो यहाँ पर भारत के भूगोल में पर्वत, पहाड़ी, पठार, नदियां, झीलें, जलवायु घटनाएं, अल नीनो, ला नीना, दक्षिणी दोलन, पश्चिमी विक्षोभ और जलवायु परिवर्तन के परिणाम, यानी कि विश्व स्तर पर देखें तो जलवायु आपके में अच्छे से शामिल की गई है एमपी में। तो जलवायु वाला जो पोर्शन है आपका अच्छे से रेडी होना चाहिए, क्वेश्चन भी ठीक ठाक पूछ लेता है। प्राकृतिक संसाधन, वन, खनिज, जल संसाधन, प्रमुख फसलें, ये सारी यानी जितना भी फिर भूगोल के अंतर्गत आता है, प्राकृतिक खतरे, आपदाएं, जनसंख्या वृद्धि, वितरण, घनत्व, ग्रामीण नगरीय प्रवास, ये सारी चीजें आपको 3। तो ये कितनी हो गई आपकी 3 यूनिट, है ना। तो 30 नंबर की ये 3 यूनिट। चौथी यूनिट में आपके है पूरा मध्य प्रदेश का भूगोल, ठीक है। चौथी यूनिट में क्या है, पूरा मध्य प्रदेश का भूगोल। इससे भी सीधे सीधे पूरे 10 क्वेश्चन, जैसे भारत के भूगोल का है सेम वैसे यहाँ पर मध्य प्रदेश का भूगोल। अगला 5वीं यूनिट में भारत और मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था है, ठीक है, दोनों की, राज्य की भी। और यहाँ पर भारत की संवैधानिक व्यवस्था में क्या क्या पढ़ना है, संविधान सभा, संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति संसद, सर्वोच्च न्यायालय, न्यायिक व्यवस्था, संविधान संशोधन, नागरिकों के मौलिक अधिकार, कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक और सांविधिक आयोग। इसमें समस्त आयोग पढ़ना है, जैसे निर्वाचन आयोग, मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग, बाल आयोग, बाल संरक्षण आयोग, ठीक है, अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग। ये आपको केंद्रीय स्तर पर भी देखना है, राज्य स्तर पर भी देखना है, ठीक है। तो ये चीज है, क्योंकि यहाँ सीधा बोल रहा है कि राष्ट्रीय और प्रादेशिक संवैधानिक सांविधिक आयोग, मतलब जो संविधान में दिए गए हैं वो भी, और जिनको अधिसूचना के माध्यम से निर्मित किया गया है उनको भी, जैसे सूचना का अधिकार अधिनियम, ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है। उसके बाद आ जाता है मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था, ठीक है। तो मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था में मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था में राज्यपाल, मंत्रिमंडल, विधानसभा और उच्च न्यायालय, और मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज एवं नगरीय प्रशासन व्यवस्था, और मध्य प्रदेश में सुशासन और अभिशासन व्यवस्था के अंतर्गत जो भी प्रावधान किए जाते हैं वो आपको पढ़ने हैं। अगला जो 6वां है, यहाँ से पूरे उस यूनिट से आपको कितने क्वेश्चन मिल जाएंगे, 10 मिल जाएंगे। अगली है आपकी 6वीं यूनिट, जिसमें भारत और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था आपको पढ़नी है। अब यहाँ पे अर्थव्यवस्था का एंगल थोड़ा सा अलग है, ध्यान से, है ना। जैसे सामान्य आप अर्थव्यवस्था पढ़ते हो वैसी आपको नहीं मिलेगी। देखो, भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति, यानी पूरा करंट डाटा जो बजट के समय, और मध्य प्रदेश अपने बजट के समय जो डाटा देता है कि हम यहाँ हैं, हम इसमें वहाँ हैं, हम उसमें वहाँ हैं, तो इस तरीके से आपको वो वाला पोर्शन पढ़ना है। साथ ही मध्य प्रदेश की जनसंख्या और मानवीय संसाधनों का विकास, यानी कि मध्य प्रदेश में शिक्षा का स्तर क्या है, कहाँ पर है हम, जो कोई संस्थाएं, जितने भी आंकड़े जारी की गए उस स्तर पर, स्वास्थ्य में, कौशल में, ये सारी चीजें, क्या क्या योजनाएं हैं, क्या क्या काम किए जा रहे हैं, कितना % हमारे यहाँ पर है, किस क्षेत्र में, किस चीज में, तो ये सारी चीजें आपको इसके संदर्भ में याद रखनी है। अगला है सतत विकास लक्ष्यों में मध्य प्रदेश की प्रगति, जो SDG इंडेक्स जारी किए जाते हैं उनमें मध्य प्रदेश 17 विकास लक्ष्यों में कौन से स्थान पर है, कौन से रैंक पर है, ये सारा पूरा आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश में कृषि, उद्योग, MSME, अधोसंरचना का विकास, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, एक जिला एक उत्पाद, ODOP, मध्य प्रदेश में बौद्धिक संपदा अधिकारों, IPR की प्रगति। फिर अब यहाँ से भारतीय अर्थव्यवस्था के सिर्फ 3 बिंदु है आपको पढ़ना है। भारतीय अर्थव्यवस्था की नवीन प्रवृत्ति, कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र में जो भारतीय अर्थव्यवस्था का योगदान है। फिर सिर्फ वित्तीय संस्थाएं पढ़नी है, और वित्तीय संस्थाओं में आपको क्या क्या पढ़ना है, रिजर्व बैंक पढ़ना है, वाणिज्यिक बैंक, सेबी, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था, नाबार्ड वगैरह जो उसमें आ जाएगी, ठीक है। और भारत का विदेशी व्यापार की नीति, G20, सार्क और आसियान,
इनके बारे में आपको थोड़ा सा विस्तार से पढ़ना है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी 6 यूनिट। इस 6वीं यूनिट से भी आपको 10 क्वेश्चन सीधे सीधे मिल जाते हैं। तो यहाँ पर मैं कह रही हूँ कि जो सिलेबस है 10 यूनिट का, उस हिसाब से पूरा 100 नंबर हर यूनिट से आपको 10-10 क्वेश्चन मिल जाते हैं। ठीक है, अगली है आपकी जो 7वीं यूनिट। ये बहुत सी थोड़ी सी उलझन वाली है। उलझन वाली इसलिए इसको कह रहे हैं क्योंकि यहाँ से बहुत पैटर्न अच्छे से समझ में नहीं आता है कि कहाँ से क्या क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो ये 7वीं यूनिट है जिसमें आपको क्या करना है, विज्ञान की प्रमुख शाखाओं का प्रारंभिक ज्ञान, मतलब जितने भी थ्योरीज है विज्ञान के संदर्भ में, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायो की, वो सारी आपको पढ़नी होती है। भारत के मुख्य वैज्ञानिक संस्थान और उनकी उपलब्धि, जितने भी वैज्ञानिक संस्थान है, इसरो उससे संबंधित जितने हैं, DRDO से संबंधित जितने हैं, वो सारी चीजें है ना, भाभा वगैरह ये सब। उपग्रह और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारत की उपलब्धि, एक क्वेश्चन कंफर्म में आता ही है। मानव शरीर संरचना, एक क्वेश्चन पक्का है। पोषण आहार, पोषक तत्व, कुपोषण, एक क्वेश्चन आएगा ही। अनुवांशिक रोग, सिकल सेल एनीमिया, इससे एक क्वेश्चन आता ही है। स्वास्थ्य नीति कार्यक्रम, यानी देखा जाए तो एक 2-2 क्वेश्चन यहाँ से आपको मिल ही जाते हैं। सतत विकास की अवधारणा, SDG, पर्यावरणीय कारक, परिस्थितिकी तंत्र, जैव विविधता, पर्यावरण से 2 क्वेश्चन आएंगे। पर्यावरण, प्रदूषण, प्राकृतिक आपदाएं और प्रबंधन। ठीक है, तो इस प्रकार से यूनिट 7 भी आपको कितने देती है क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन देती है। इसके बाद है 8वीं यूनिट जिसमें आपकी करंट अफेयर्स है। करंट अफेयर यहाँ पर तीनों का है। आपको विदेश का भी पढ़ना है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का भी पढ़ना है, आपको देश का भी पढ़ना है, राष्ट्रीय स्तर का भी पढ़ना है, और आपको मध्य प्रदेश का भी पढ़ना है। तो यहाँ से भी करंट से आपके लगभग 9 से 10 क्वेश्चन मिल जाते हैं। ठीक है, और करंट थोड़ा डीपली पूछता है। डीपली क्या मतलब, करंट का एक पैटर्न सेट नहीं है। कभी कभी, अभी तो पिछले साल 2024 में 2 साल पुराना, 3 साल पुराना करंट पूछ लिया था। ठीक है, तो अब उतना, कभी कभी एकदम पुराना करंट पूछ लेता है, कभी कभी 1.5 साल के अंदर का करंट पूछता है, कभी 2 साल का। तो थोड़ा सा ये वाला जो पोर्शन है, 8वीं जो यूनिट है, ये थोड़ी सी उलझन वाली है। बन गया तो बन गया, नहीं बना तो नहीं बना, इस टाइप के। तो 1 साल 1.5 साल का भर आप करंट रखें, बहुत ज्यादा माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं है। हाँ, मध्य प्रदेश का करंट थोड़ा अच्छे से, 4 क्वेश्चन तो मध्य प्रदेश के करंट से ही मिल जाएंगे, 4 से 5 क्वेश्चन, बाकी मिला के ये दोनों से मिलेंगे। तो कोई भी एक पतली सी बुक को ही फॉलो करना है, यहाँ के करंट के लिए बहुत ज्यादा माथा पच्ची नहीं करना है। ठीक है, अगला है 9वीं यूनिट, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट। अगर ये तैयार नहीं है तो परीक्षा से बाहर हो जाओगे। अगर MP और यूनिट 9 तैयार नहीं है तो परीक्षा से अपने आप को बाहर समझ लेना। ठीक है, तो यूनिट जो 9 है आपकी, इसमें कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान, यानी बेसिक फंडामेंटल कंप्यूटर, सारा कुछ, उसकी जो पीढ़ी है, उसकी जो जनरेशन है, जनरेशन में किन जैसे फर्स्ट जनरेशन में निर्वात ट्यूब का उपयोग किया गया, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का, फिर IC चिप आ गई। तो इस तरीके से फर्स्ट जनरेशन से लेकर 6th जनरेशन तक की सारी क्वालिटीज, जो लैंग्वेजेस होती है कंप्यूटर की, वो सारी चीजें, जो आपके नेटवर्क होते हैं, सोशल मीडिया साइट्स होती है, ये विभिन्न जितना भी कंप्यूटर से रिलेटेड चीजें हैं जो आज आधुनिक युग में चल रही है, वो सब आपसे पूछी जाएगी, फंडामेंटल से लेके वर्तमान तक की। अगला है इलेक्ट्रॉनिकी, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, इससे भी क्वेश्चन एक आध आ जाता है। रोबोटिक्स कन्फर्म है 1 क्वेश्चन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी 2 क्वेश्चन, साइबर सिक्योरिटी 2 क्वेश्चन कंफर्म है, ई गवर्नेंस 1 क्वेश्चन, इंटरनेट और सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म से 1 से 2 क्वेश्चन यहां से कंफर्म है। 10 क्वेश्चन आपके यूनिट 9 से पक्के हैं, जिसको आपको कंफर्म करना ही पड़ेगा और बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, सिलेबस ही ऐसा यहाँ का है कि क्या ही बताए। अगला है यूनिट 10 आपकी। ठीक है, क्या है यूनिट 10, लास्ट यूनिट, जिसमें मध्य प्रदेश की जनजातियों को आपको स्पेशल तौर पर पढ़ना है। मध्य प्रदेश की जनजातियों की विरासत, लोक संस्कृति और लोक साहित्य के बारे में आपसे पूछा जाएगा। अब यहाँ पर मध्य प्रदेश में जनजातियों का जो भौगोलिक विस्तार है और जनजातियों से संबंधित जो संवैधानिक प्रावधान है, संविधान में जो प्रावधान दिए गए हैं, किस अनुच्छेद में क्या है, कैसे आयोग गठित होता है, कितने कितने लोग होते हैं, इस तरीके से क्या क्या है उनके शोषण संबंधी प्रावधान, वो सारे प्रावधान आपको किसमें पढ़ने हैं, इसमें पढ़ने हैं। अगला है मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजाति, विशेष पिछड़ी जनजाति, घुमंतू जनजातियों के कल्याण के लिए जो योजनाएं चलाई गई है, पूरी योजनाएं जो जनजातियों के कल्याण के लिए चलती है, 1 से 2 क्वेश्चन आते ही है। मध्य प्रदेश की जनजातीय संस्कृति, जिसमें उनकी परंपरा, विशिष्ट कला, त्योहार, उत्सव, भाषा, बोली, साहित्य, 2 क्वेश्चन
कंफर्म है कि यहाँ से आएंगे ही आएंगे। अगला है मध्य प्रदेश की जनजातियों का भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान और राज्य के प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व कौन कौन रहे हैं वो पूछता है। जैसे आपके शंकर शाह हो गए, रघुनाथ शाह हो गए, है ना, आपकी अहिल्याबाई हो आपकी अवंतिका बाई हो गई, है ना, तो इन सब के नाम आपको मतलब याद रखना। दुर्गावती हो गई, है ना, आपकी क्या नाम है भोपाल में वो है ना कमलापति हो गई। तो इनके बारे में आपको डिटेल से पढ़ना पड़ता है यहाँ पर, ठीक है। मध्य प्रदेश में जनजातियों से संबंधित प्रमुख संस्थान, संग्रहालय, प्रकाशन और लोक संस्कृति और लोक साहित्य, ठीक है। जनजाति भी 8-10 है यहाँ की मुख्य मुख्य, जैसे भील हो गई, गोंड हो गई, बैगा हो गई, सहरिया हो गई, भारिया हो गई, ठीक है, आपकी कोल हो गई, सौर हो गई, तो आपकी कोरकू हो गई। तो ये सब जो जनजाति है इनमें क्या स्पेशलिटी है, इनके कौन से त्योहार है, इनकी कौन सी बोली है, कैसा रहन सहन है, कैसा खान पान है ना, ये सारी चीजें इनके संदर्भ में पढ़नी पड़ती है। तो ये यूनिट 10 भी आपको पूरे 10 क्वेश्चन देती है ना। तो यहाँ पर इस तरीके से पूरी 10 यूनिट को 10 भागों में डिवाइड किया गया है और इनके सब प्रत्येक यूनिट के 10-10 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ऐसा कोई भी पोर्शन नहीं है जिसको हम छोड़ सकते हैं, लेकिन हाँ थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी करेंगे तो आप ये पाएंगे कि कुछ ऐसी यूनिट्स है जो बहुत ज्यादा बिखरी हुई है, बहुत ज्यादा अस्त व्यस्त है, उसको समेटना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और कई क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो वो आयोग जाने या खुदा जाने वो वाली स्थिति होती है, तो वो क्वेश्चन को तो हम वैसे भी नहीं छू सकते। तो हमारे अंडर में बस इतना है, अगर आप प्रीलिम्स निकालना चाहते हैं तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपने, क्योंकि एमपी के जो क्वेश्चन है वो आपको 45 डन है कि मध्य प्रदेश स्पेशल से आपको 45 क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यूनिट 9 भी आपकी डन है, यूनिट 9 भी आपकी डन है कि आपको यहां से 10 क्वेश्चन पक्के पक्के मिल जाएंगे। रही जीएस की बात, तो जीएस में आपको क्या है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है। अब जीएस तो जनरली हम तैयारी करने बैठते हैं तो सबसे पहले हमने इतिहास, पॉलिटी और ज्योग्राफी ही पढ़ा होता है। तो जो अदर स्टेट के हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी तो आपको आती ही होगी और आपको इतनी आती है कि आप एमपी में आए हुए जीएस के क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आपको अगर पकड़ बनानी है तो यूनिट 9 पे बनाएं और किस पे बनाएं, एमपी पे। और अगर थोड़ा आप ज्यादा समय दे सकते हैं तो आप यूनिट 10 को भी, थोड़ी दिक्कत होगी जनजातियों को पढ़ने में, लेकिन यूनिट 10 को भी थोड़ा सा आप खंगाल सकते, थोड़ा सा पढ़ सकते, ठीक है। बाकी की जो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी की रही बात, तो ज्योग्राफी और इनके जो क्वेश्चन ऐसे है कि आप बना लोगे, 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 में से आप 8 क्वेश्चन बनाने की स्थिति में होंगे। ये में कुछ क्वेश्चन तो ऐसे जो हिस्ट्री के नहीं बनेंगे, जैसे कि आपके यूपीबीसीएस पूछता है कि पता नहीं कहां से उठा के कौन से अंतरिक्ष के कौन से प्लेनेट्स उठा के लाके रख देता है, तो वैसे यहाँ पर भी कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो पता नहीं किस ग्रह से उठा के लाके रख दिए गए होंगे, ठीक है। तो हर राज्य करता है, एक राज्य की बात नहीं, यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप ये जीएस में अभी ध्यान ना देते हुए, क्योंकि सिर्फ आपके पास 40 दिन बचे, कितने दिन बचे, सिर्फ और सिर्फ 40 दिन बचे। तो इन 40 दिनों में आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि आप परीक्षा के करीब हो सकते हैं। तो बस इसका एक ही तरीका है कि आप एमपी के पोर्शन तैयार कर लीजिएगा, यूनिट 9 के पोर्शन तैयार कर लीजिएगा और यूनिट 10 को आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। और रही करंट अफेयर की बात, तो करंट में आपको बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं भटकना है। अगर आप करंट में कोई भी एक वर्ष वाली बुक फॉलो करते हैं, कोई भी एक वर्ष वाली बुक फॉलो कर लेते हैं, पतली सी, बहुत मोटी नहीं, फैक्चुअल आता है, बहुत डीपली वैसा नहीं आता है, लेकिन हाँ पुराना करंट पूछ लेता है काफी, ठीक है। तो उस तरीके से एक हाथ पतली सी बुक को फॉलो कर ले, एमपी स्पेशल का जो रहता है करंट थोड़ा सा उसको फॉलो कर ले, तो आपका काम यहाँ से लगभग बन सकता है, ठीक है। सी सेट के लिए कोई लोचा है नहीं, सी सेट बहुत सामान्य होता है। गद्यांश 4 गद्यांश आते हैं, 4 गद्यांश के 5-5 बढ़िया भर भर के क्वेश्चन आते हैं, बढ़िया से 20 क्वेश्चन आपकी 20 जो है वो आपकी जेब में होते हैं, ठीक है। रीजनिंग के भी सवाल नॉर्मल होते हैं, बहुत टफ नहीं होते हैं, और मैथ भी एकदम नॉर्मल होती है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा सी सेट के लिए यहाँ पर हेडेक नहीं होती है, नॉर्मल होता है, आराम से। नहीं भी कुछ पढ़ेंगे सी सेट के लिए तो आप यहाँ का सी सेट आराम से निकाल सकते हो। चुनौती देता है आपको पहला पेपर, भले ही नेगेटिव मार्किंग नहीं है लेकिन उसके बाद भी चुनौतीपूर्ण है फर्स्ट पेपर, ठीक है। हाँ, तो इस चीज को याद रखना। क्यों चुनौती है? क्योंकि एमपी स्पेशल आपको अच्छा खासा रगड़ना पड़ेगा। बिना एमपी स्पेशल को रगड़े
प्रीलिम्स यहाँ का क्वालिफाई करना आपके लिए दिक्कत हो जाएगा। तो जो अदर स्टेट के हैं, ज्यादातर मेरे साथ वही जुड़े हुए, इसलिए मैं उन्हीं के भले के हिसाब से बता रही हूँ कि आप कुछ मत करें इतने दिनों में, सिर्फ एमपी पढ़े, 45 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। यूनिट 9 पढ़े, उससे 8 से नहीं पूरे 10 बना पाओगे, 5 तो बना सकते हो अगर बेसिक भी आपने तैयार कर लिया तो, ठीक है। और ये यूनिट 10 में ही है, ठीक है। जीएस के कुछ क्वेश्चन आपसे बन ही जाएंगे और करंट के कुछ क्वेश्चन आप बना ही लोगे, ये मुझे पता है, ठीक है। अगर आपने घटना वटना चक्र पढ़ रखी है ना अब तक, तो आप आराम से बना लोगे, बस रही स्पेशल को साध लो तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। फिर अभी प्रीलिम्स देते हैं 16 तारीख को, अगर निकलता है आपका, आप में से किसी का, तो फिर मुझसे संपर्क करिएगा, फिर हम मेंस की बात करेंगे आगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं ताकि उनको भी जानकारी मिल जाए, वो भी फॉर्म भरे और जाकर के अपना एग्जाम दें।